जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं गुणनखंड की संख्या यानी भाजकों की संख्या है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, रेलवे, एसएससी, इसी तरीके से सीटेट, सब में ये पूछा जाता है। इसमें आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? गुणज यानी मल्टीपल, गुणनखंड यानी फैक्टर, कुल गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या। देखो, इसको गुणनखंड भी कह सकते हैं, भाजक भी कह सकते हैं। इसको निकालना सीखेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, विषम गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, और नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसको इंग्लिश में मल्टीपल, इसको गुणनखंड को फैक्टर कहते हैं। उसके बाद कुल गुणनखंडों की संख्या या भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसको हम अलग अलग में लिख सकते, हम इसीलिए यहाँ शॉर्टकट में लिखते हैं TNF, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। इसीलिए लिखे हैं ताकि हम जब बनाना पड़े, मैथ हमको सॉल्व करना पड़े, तो हमें इतने लिखने की जरूरत नहीं है। तो TNF यानी टोटल नंबर करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये गुणज और गुणनखंड यानी मल्टीपल एंड फैक्टर क्या है। तो हम क्या अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले गुणज को देखो। गुणज कहते हैं किसे, इसको समझ लेते हैं। मान लो अभी हम एक क्या लेते हैं कि यहाँ संख्या ले लेते हैं, ये अंक ले लेते हैं हमारा 6। ये हमारा हो गया क्या, 6। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, 6 दूनी कितना होता है, 12। उसके बाद फिर इसको करेंगे 6 तिहाई 18, 6 चौक 24, 24। इसी तरह से ये क्या करेगा, ये चलते रहेगा, ये चलते रहेगा। इसका मतलब ये कहाँ तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा। मतलब इसका आगे वाला का कोई पता नहीं। ये अब देखो, गुणज किसे कहते हैं, ये 6 जो है 6 के मल्टीपल है ना। तो ये मल्टीपल 6 दूनी 12, 6 से ही तो ये 12 बना है ना। 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24। तो इसी तरीके से ये क्या करते रहेगा, ये इसी तरीके से क्या करते रहेगा, जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। लेकिन इसके अंत को हम पता नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके जो छोटी छोटी संख्या है, तो इसको हम पता कर सकते हैं कि ये 6 है। लेकिन ये चलते रहेगा चलते रहेगा, तो इसका अनंत को हम नहीं पता है। जैसे 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौक 24, 56 36, 6 से 36, ऐसे करते क्या करते रहेगा, ये चलते रहेगा। मतलब मल्टीपल यानी गुणज। ये इसका 6 का मल्टीपल 12 है, यानी 6 का गुणज 18 भी है, 24 भी है। इसी तरीके से क्या करते रहेगा, ये चलते रहेगा कहाँ तक, अनंत तक। तो आप ये गुणज को समझ गए होंगे। अब हम इसी तरीके से अब गुणनखंड को समझते हैं। अब गुणनखंड किसे कहते हैं, देखो यहाँ भी हम एक संख्या ले लेते हैं। अब ले लेते हैं 6 को, ले लेते हैं। ये 6 ले लिया, हम क्या किए, 6 को हम ले लिए, यहाँ हम 6 को ले लिए। अब देखो गुणनखंड किसे कहते हैं, तो गुणनखंड किसे कहते हैं, देखो 6 को कौन कौन ऐसी संख्या है जो 6 को काट सकता है, तो उसी को क्या कहेंगे, गुणनखंड कहेंगे। मतलब यहाँ 6 है ना, 6 को कौन कौन काट सकता है, उसको क्या कहेंगे हम, गुणनखंड कहेंगे। जैसे कि 6 को हमारा कौन काट सकता है, एक 6 को काट सकता है, एक 6 6। उसके बाद 2 भी काट सकता है, 2 भी काट सकता है, 3 भी काट सकता है। पूर्ण रूप से 3 भी तो काट सकता है। लेकिन जो 4 है, 4 इसे पूर्ण रूप से नहीं काट सकता है। अगर हम 6 को अगर 4 से भाग दे, 4 से, तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। उसके बाद ये कुछ पॉइंट पे आने लगेगा। तो ये क्या करेगा, देखो एक को जब अगर हम 6 से भाग दे, अगर हम एक को 6 को अगर 1 से भाग दे, तो 1 6 6, ये पूर्ण रूप से इसको काट दिया। 2 भी इसको ही काट देगा पूर्ण रूप से, 2 तिहाई 6। अब देखो 3 भी उसको पूर्ण रूप से काट देगा। तो 3 दूनी 6, 1 2 3। देखो अब देखो, ये 6 2 है, ये खुद से भी कटेगा, खुद से भी जो कटेगा ये 6 है, ये 6 है। उसके बाद ये 6 है, तो 6 से आप भाग देंगे तो ये क्या हुआ, खुद से भी कटा। देखो इसमें क्या हुआ कि गुणनखंड किसे कहते हैं, ये जो हमारा है ना, ये 6 है ना, इसको कौन कौन काटेगा, मतलब जो जो काटेगा उसको ही क्या कहेंगे, आप गुणनखंड कहेंगे। मान लो अब क्या हुआ, 6 का गुणनखंड हमारा कितना हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 6 का गुणनखंड हमारा 4 हो गया। लेकिन उसी की जगह हम किसको लेते हैं, हम लेते हैं 12 को। 12 को जब लेंगे तो 12 का गुणनखंड कौन होगा। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि इसको कौन कौन काट सकता है। तो 12 को देखो, 12 को तो एक काट सकता है, 2 भी काट सकता है। ये 2 जो है, 2 भी 12 को क्या कर सकता है, काट सकता है। देखो 3 भी 12 को काट सकता है। अगर 12 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12, ये पूर्ण रूप से तो इसको काट दिया ना। तो ये भी क्या हुआ, उसका गुणनखंड हुआ। 3 भी हुआ, उसके बाद 4 भी हुआ, 5 भी, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 6 भी होगा, क्योंकि 6 भी इसे पूर्ण रूप से काट देगा। तो उसके बाद 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा। तो कितना होगा, डायरेक्ट 12 होगा। देखो यहाँ जितना भी संख्या है, यहाँ आपको जितना भी संख्या दिखता है, क्या करता है, ये जो है ये 12 को काट देगा।
तो क्या होगा, आप गुणनखंड किसे कहते हैं, इससे ये समझ में आता है कि ये सबको काट देना चाहिए। ये बोलेगा मेरा ऐसा खंड करो कि जो मुझे काट पाए, वैसी संख्या जो मुझे काट पाए वो मेरा क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो ये सब उसको काट देता है, तो इसका क्या हो गया, ये गुणनखंड हो गया। इसका ही तो ये गुणनखंड हुआ ना, क्योंकि ये संख्या इसको काटा, तो अब इसका गुणनखंड कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसका क्या हुआ, 6 इसका गुणनखंड है। इसका गुणनखंड कितना है, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या इसका कितना है, 6 है। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो हमारा दिखता है एक क्या करता है, ये एक 12 को काट देता है, लेकिन 2 भी 12 को काट देता है। यानी 12 कहता है कि वैसी संख्या जो मुझे काट दे मेरा गुणनखंड कहलाता है। तो ये सब काट देता है। लेकिन आप बोलोगे ये 8 तो 12 को काट सकता है। देखो 12 हम लेंगे, उसके बाद 8 लेंगे, 8 इसको पूर्ण रूप से काट सकता है क्या, पूर्ण रूप से नहीं काट सकता है। जैसे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3/2 फिर भी बच जाता है, इसको पूर्ण रूप से नहीं काट पाता है। तो अब आप गुणनखंड को समझ गए होंगे, गुणनखंड एवं मल्टीपल को समझ गए होंगे। मल्टीपल क्या कहता है, देखो मल्टीपल ये कहता है कि वो मेरे से ही बना है। जैसे 6 है, 6 दूनी 12, 12 में 6 होता है, तो मल्टीपल कहता है कि वो मुझसे ही बना है, वो मेरा ही मल्टीपल से बना है। तो 6 दूनी 12, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। ये कहता है मैं वो संख्या हूँ, मेरे से जो आगे बना है वो मतलब मेरा 6 होगा सब में इसमें। तो आई होप कि आप मल्टीपल एंड गुणनखंड को समझ गए होंगे। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे हम आगे जाते हैं गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। यहाँ तक तो हमने कुल गुणनखंडों की संख्या कर ली। अब तक तो हमने गुणनखंड यानी फैक्टर, उसके बाद गुणज मल्टीपल को देख ली। अब हम देखने वाले हैं कुल गुणनखंड या भाजकों की संख्या, कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या, या और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसे हम कुल गुणनखंडों या भाजकों दोनों कह सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ जो 12 है, देखो सबसे पहले हम देखो एक चीज करते हैं, इससे पहले तो हम गुणनखंड पढ़ चुके हैं ना, तो सबसे पहले इसका हम गुणनखंड निकालते हैं, इसका गुणनखंड। अभी कुल को भी छोड़ दो, भाजक मतलब संख्या को भी छोड़ दो, सिर्फ गुणनखंड। तो गुणनखंड देखो, गुणनखंड किसे कहते हैं, जिसको वो काट देगा वही गुणनखंड कहलाता है ना, मतलब वही उसका गुणनखंड होगा, जो उसको काट देगा उसका वही गुणनखंड होगा। तो 12 को 1 भी काटेगा, 2 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, उसके बाद 4 भी काटेगा, 5 तो नहीं काट पाएगा, उसके बाद 6 काट सकता है, उसके बाद 10 डायरेक्ट 12 काट सकता है उसको, और बीच में वो जो है उसको वो पूर्ण रूप से नहीं काट सकता है। देखो अब इसी में क्या कहता है कि हमने तो गुणनखंड कर ली, अब यहाँ क्या बचा, कुल और संख्या बचा। गुणनखंड तो हमने निकाल ली, अब कुल और संख्या बचा है। तो अब गुणनखंडों की संख्या किसे कहते हैं, देखो अब देखो 1 2 3 4 5 6, ये जो हमारा 6 है, इसी को हम क्या कहेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब यहाँ क्या हो गया, हमारा 6 जो हमारा निकल के आया, इसको काउंट किए तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो हमारा 6 निकल के आया, यही क्या हुआ, हमारा पूरा गुणनखंडों की संख्या। तो अब देखो हमने तो इसको बना ली कि कुल गुणनखंडों की, यानी 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या 6 है। लेकिन जब कभी कभी ऑब्जेक्टिव मैथ में तो जब मैथ पूछता है तो क्या पूछता है, ये तो 12 तो कभी पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो बड़ा बड़ा पूछेगा, 120 360 1200 ऐसे ही पूछता है। तो अब हम उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ऐसा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। अगर दे दे मान लो 1200 दे दिया, तो फिर निकालते तुमको 1 घंटा आप लोगों को लग जाएगा निकाल के, तो फिर वैसे में आपका एक मैथ के पीछे सब चले जाएगा। उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, उसको निकालने के लिए मान लो ये 12 है ना, 12 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखो अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6। अब तो ये हमारा हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो 12 का हम यहाँ कर लिए 12 में क्या करना है, देखो ये जो हमारा दिखता है ना, इसको इंटू में लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लिए। जब अभाज्य गुणनखंड कर लिए तो अब इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें ध्यान से समझने की बात है कि ये है 2, डबल 2 है, तो हम इसके बराबर एक 2 के ऊपर हम स्क्वायर कर सकते हैं ना, स्क्वायर मतलब डबल 2 है, स्क्वायर का मतलब डबल,
हम यहाँ कर सकते हैं, अगर 2 पे स्क्वायर करेंगे तो हम इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हमारा 2 2 है तो उसका स्क्वायर चढ़ा दिए। उसके बाद ये हमारा 3 अकेला है तो 3 लिख दो। तो 3 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 3 के पावर कुछ नहीं 1 है। अब हमें इसके इस तरीका से अगर हमको क्या निकालना है, कुल गुणनखंडों या भाजकों की संख्या निकालना है, तो हमें क्या करना है, पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देना है। क्या करना है, जो भी संख्या है उस संख्या के ऊपर के पावर को देखना है, ना ही संख्या को देखना है। पावर में 1 जोड़कर गुणा करना है। अगर हम यहाँ क्या कर दिए, पावर में 1 जोड़ दिए, उसके बाद यहाँ भी 1 जोड़ दिए पावर में, तो देखो यहाँ गुणा करना होगा। तो 2 + 1 इंटू 1 + 1, तो ये जाकर हमारा क्या हो गया, 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 और 1 2 हो गया। तो 2 तिया 6। अब ये देखो ये इसके बराबर आया या नहीं। देखो हम इस नियम से अगर निकालेंगे तो हमें क्या जल्द यानी बहुत ही आसान से निकालेंगे, लेकिन इसको जब निकालेंगे तो इस समय हमको बहुत समय लगेगा। लेकिन दोनों से तो सेम आया ना, यहाँ भी 6 आया, यहाँ भी 6 आया। तो क्या मतलब, इसका मतलब इसको इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बड़ी वाली संख्या को नहीं निकाल सकते हैं। बड़ी वाली जैसे और भी ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे एक अगले एग्जाम्पल को लेते हैं। अब इसमें हमको कैसे निकालना है, अब तो हमें क्या हो गया, आसान हो गया। तो इसको पहले सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखो ये बड़ा दिखता है ना, तो इसको पहले हम छोटा में तोड़ते हैं। तो 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 120 है। 120 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं 12 इंटू 10, 10 लिख सकते हैं ना। तो अब देखो 3 चौक 12, 12 हो गया ये हमारा। इसका अभाज्य गुणन करने का ये तरीका है। ज्यादा संख्या रह गया तो इसको 2 फैक्टर में तोड़ो। अब कर दो 10 का 2 5 6 10, यानी 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 5 6 10। अब 12 और 10 को गुना करेंगे तो 120 ही तो आएगा। अब देखो अब हम इस फैक्टर को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ 120 का कितना हो गया, अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 2 ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें क्या कर लेते हैं, इसका सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो जितना बार है उसका हम पावर को लिख देते हैं। अब 1 2 3, ये 3 बार है, एक ही 2 में हम कितना पावर लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ये पहले 3 है, 3 के पावर कितना 1 है, 3 के पावर 1 है। तो इसी तरीके से 2 के पावर कितना है, अब 2 कितना है 1 2 3, तो 2 के पावर कितना होगा 3 होगा। उसके बाद 5 के पावर कितना, 5 अकेला है तो कितना होगा, कुछ भी नहीं है तो 1 तो इसका पावर होगा। तो अब हम इसका क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अब इसका आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके पावरों में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या। तो 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अब जोड़ लेते हैं सबसे पहले। 3 में हम 1 जोड़ते हैं, 3 में नहीं 1 में, ये ऊपर पावर है ना, इसमें हम 1 में 1 जोड़ेंगे, 1 + 1। उसके बाद हम क्या कर देंगे, गुना करेंगे, जोड़कर यहाँ लिख देते हैं, जोड़कर गुना, जोड़कर तो गुना करेंगे ना। अब पावर में 1 और इसमें 1 पावर है तो 1 जोड़ के गुना कर दिए। इसमें 3 है तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे, पावर 1 ही जोड़ेंगे। पावर में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 3 इंटू 3 + 1 इंटू 3, इसके बाद फिर इंटू दो, 1 इंटू दो 5 है, 5 है, इसमें 1 पावर है, 1 में 1 जोड़ दो। अब जोड़ दो तो अब क्या हुआ, इसमें अब जोड़ लो, 2 और 1, 1 और 1 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 3 और 1 4 हुआ। उसके बाद 2 और 1 2, 1 और 1 2 हुआ, 2। अब देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसमें हमारा क्या हुआ, 120 में हमारा क्या, ये 8 तो निकला, ये 8 नहीं होगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 होगा, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 होगा। ये हमारा क्या हुआ 16। इसमें 16 जो निकला, क्या निकला, 16 निकला टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या। देखो अगर आपको एग्जाम में पूछते हैं तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पावर कितना है, पावर 1 है तो 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो। उसके बाद यहाँ पावर 3 है तो 4 कर दो, 1 बढ़ा दो। यहाँ पावर 1 है तो पावर 2 कर दो। तो 2 चौक 8, 8 दूनी 16। तो ये हमारा क्या हुआ, 16 क्या निकल के आएगा, 16 आ गया हमारा क्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या। तो आई होप कि आप कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर को समझ गए होंगे। अब हम जाते हैं कुल
अब विषम भाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या को अब देखने वाले हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हम ये देखने वाले हैं कि विषम भाजकों की या गुणनखंडों की विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी इसमें जो अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 12 है, यानी 12 का क्या करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड नहीं करते हैं, पहले हम ये करते हैं। 12 है, 12 का कितना क्या है गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 3 4 भी है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 डायरेक्ट कितना है 12 है। तो अब देखो इसमें हमें ये देखना है कि इसमें विषम की संख्या कितना है, सम की संख्या कितना है। देखो ऐसे तो हमें क्या दिखता है, एक 1 भी क्या है सम संख्या विषम है, और 3 भी क्या है विषम है, तो बाकी कितना है, बाकी ये सब क्या है सम है। तो हमारा कितना हो गया 12 में कितना सम की संख्या, विषम की संख्या यानी ऑड, इंग्लिश में भी जान लो, इंग्लिश में किसे कहते हैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर या ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर। तो इसमें क्या हुआ, अब देखते हैं इसमें विषम, तो ये विषम गुणनखंडों की संख्या यानी 12 में कितने विषम गुणनखंड है उसकी संख्या ज्ञात करने बोलता है। तो 1 2 इसमें कितना है विषम, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या कितना है, इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना मिल गया हमारा, विषम गुणनखंडों की संख्या 2 मिल गया। तो ये हमारा कितना 3 1 2 3 4 कितना 2 मिला, कितना मिला 2 मिला। अब हमें इसमें क्या करना है, 2 जब इसमें इसका क्या मिला विषम गुणनखंडों की संख्या। अब हम इसको अगर कोई बड़ी संख्या दे दो, तो जैसे 120 या 360 ऐसा ही बड़ा बड़ा संख्या देता है, तो हम उसमें कैसे निकालेंगे। अब देखो इसका सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 12 का। अब विषम अभाज्य या गुणनखंडों की संख्या को निकालते हैं। देखो अब 12 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी ये 2 नहीं हुआ, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो ये हमारा हो गया। अब देखो इसमें क्या हुआ 2 है, तो हम इसका पावर कर लेते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर कितना हुआ 1 हो गया, 3 के पावर 1 हो गया। लेकिन जब हमको इसमें क्या निकालना है, विषम भाजकों की संख्या, यानी इसमें कितने विषम भाजक है, विषम भाजक या गुणनखंड है, तो इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो विषम है ना उसके पावर में 1 जोड़ दो और सम को क्या कर दो छोड़ दो, सम को क्या कर देना छोड़ना है, छोड़ना, और इसमें एक जोड़ देना है। जो विषम होगा, अगर विषम पूछा है तो विषम में ही एक जोड़ना होगा, सम को क्या करना होगा छोड़ देना होगा। तो विषम के पावर में कितना है 1 1 प्लस 1, तो इसको किसी का और विषम तो नहीं है ना, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इसमें कितना आ गया हमारा विषम भाजकों की संख्या 2 आ गया, जैसे यहाँ हमने निकाले थे। तो अब हम ये तो इसका तो निकालिए, लेकिन जब कोई बड़ी संख्या होती है जैसे 120 360 ऐसे, तो अब हम इसी तरीके की संख्या का निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, मान लो 120 का ही ले लेते हैं, 120 हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, 120 हम ले लेंगे यहाँ। 120 का सबसे पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड हम पहले कर चुके हैं इसका, तो कितना होगा, तो 110 लिख सकते हैं ऐसा। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, उसके बाद 5 2 5 6 10। अब देखो इसका कितना हुआ अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये क्या हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें हमें क्या निकालना है, विषम भाजकों की संख्या निकालना है। विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या करो, जिसके पावर जितना है उसका उतना लिख लो। अब मान लो हम यहाँ क्या करते हैं, ये सब इसका पावर है, पावर इसका कितना है 1 2 3, तो 2 के पावर कितना होगा 3 होगा, 3 के पावर 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 तो 1 में तो होगा ही पावर इसका। यहाँ 5 है तो इसका भी पावर कितना होगा 1 हो गया। अब देखो हमने पहले ही बता चुके हैं कि इसमें क्या करना है, विषम में सम को छोड़ देना, विषम में सम को छोड़ देना है, और विषम वाले के पावर में 1 जोड़कर गुना कर देना है, 1 जोड़कर गुना कर देना है। तो अब ये हमारा जो हुआ ये 2 जो है, ये 2 हमारा क्या हुआ, ये 3 पे नहीं, पावर को नहीं बोल रहे हम इसको बोल रहे हैं, ये जो हमारा है, तो ये क्या है सम, 2 एक सम संख्या है, लेकिन 3 और 5 एक विषम संख्या है। तो इसी के पावर में हम क्या करेंगे 1 जोड़कर गुना कर देंगे। तो यहाँ 1 है, 1 जोड़ दिए इसमें, इसके भी पावर में हम 1 जोड़ दिए, तो कितना हुआ 2, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 हो गया। तो इसमें क्या हो गया 120 में कितना हो गया, विषम भाजकों की संख्या हमारा कितना आ गया 4 आ गया।
तो अब इसके देखो कैसे हम विषम भाजक के, तो विषम भाजकों की संख्या में तो क्या करना है, गुणनखंड तो करना ही, अभाज्य गुणनखंड उसका करना है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड निकाल के सम को छोड़ देना है। सम को उससे कोई मतलब ही नहीं, विषम को सम को छोड़ देना है। और विषम में जो है विषम के पावर में एक जोड़कर, चाहे पावर कितना भी रहे, एक जोड़कर उसको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, विषम भाजकों की संख्या यानी ऑड नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या निकल के आ जाएगा। तो अब हम यहाँ लिख भी देते हैं, अब हम यहाँ लिख देते हैं, विषम को छोड़ना है, सम को छोड़ना है, विषम में सम छोड़ना, सम को छोड़ना है और विषम के पावर में एक जोड़कर गुना, विषम के पावर में क्या होगा, पावर में क्या होगा, एक जोड़कर, है ना। यहाँ हम लिख लेते हैं, यहाँ बताते हैं अभी, विषम के पावर में एक जोड़कर तो क्या करना है, गुना कर देना है। मतलब सेम नियम क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइस फैक्टर्स उसी के नियम है, मतलब इसमें सिर्फ खाली सम को छोड़ देना है। तो आई होप कि आप विषम भाजकों की संख्या को समझ गए होंगे, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं सम भाजकों की या सम गुणनखंडों की संख्या, लेकिन उससे पहले हम इसका कुछ लिख चुके हैं कुछ बातें। सम का पावर जितना रहेगा उसको उतना ही रख देंगे, तथा विषम के पावर में एक जोड़कर गुना करना है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें देखते हैं, अब ध्यान देते हैं, उसको छोड़ो, अब हम बताते हैं। अब जैसे हम लिख देते हैं 12, हम यहाँ कितना लिख दिए, 12 लिख दिए, 12। अब देखो 12 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ हमारा 2 का पावर कितना हो गया, 2 का पावर हमारा हो गया 2, उसके बाद 3 का पावर हो गया 1। अब हमने यहाँ एक बात बताया है कि सम का पावर जितना रहेगा उसको उतना ही क्या करेंगे, उसको उतना ही रहेगा, वो उतना ही रहेगा। सम का पावर जितना रहेगा उसको उतना ही रख देंगे, तो सम का पावर हमारा यहाँ कितना है, 2 है, तो हम 2 कर देंगे। उसके बाद क्या है, तथा विषम के पावर में एक जोड़कर गुना करना है। तो विषम जो है, ये विषम के पावर में हम एक जोड़कर गुना कर देंगे, तो एक जोड़ेंगे, यहाँ गुना होगा, 2 × गुना, और विषम में कितना हो गया, तो 1 और 1 2 हो गया, तो ये हमारा 2 दूनी 4। तो ये इसमें क्या हो गया, इसमें विषम की संख्या कितना हो गया, सम संख्या कितना हो गया, 4। तो सम संख्या इसमें कितना है, सम भाजकों की संख्या यानी 12 में तो कुल सम भाजकों की संख्या कितना है, तो 4 है। अब कैसे मान ले कि 4 है, अब हम इसका पहले लिख लेते हैं। तो 12 को कौन कौन काटने वाला है, तो 12 को 1 2 3 4 6, उसके बाद 12 डायरेक्ट 12। अब देखो इसमें गिनती कर लो कि कितना सम है, देखो 1 2 3 4, देखो ये 4 सम है ना, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या, यहाँ हमारा क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। यानी क्या करना है, विषम भाजकों की संख्या में क्या करना था कि ये क्या किए थे, विषम को क्या किए थे, विषम को नहीं छोड़े थे, सम को छोड़ दिए थे, लेकिन विषम के पावर में एक एक करके जोड़ दिए थे। लेकिन सम के भाजकों में सम के गुणनखंडों की संख्या निकालने के क्या करेंगे, सम का पावर जितना रहेगा उसको उतना ही कर देंगे, उतना ही लिख दिए। मान लो यहाँ 2 है इसका पावर, तो 2 लिख दिए। उसके बाद विषम के पावर में एक जोड़कर गुना करना है, इसी के साथ गुना कर देना है। तो विषम के पावर में एक जोड़ दिए तो 2, यहाँ एक पावर था, एक प्लस हो गया, तो 2 दूनी 4, यहाँ हमारा क्या आ गया, विषम भाजकों की संख्या। अब हम क्या करते हैं, इससे थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। अब मान लो हम लेते हैं 120 को ही ले लेते हैं, 120। अब 120 चलो 360 को लेते हैं, अभी एक हम ले लिए 360 लेते हैं। अब 360 का सबसे पहले हमको क्या निकालना है, तो इसको हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 36 × 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकता है। 36 36 से तो होता है 360 ही तो होता है। अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 12 × 36 × 10 को क्या कर सकते हैं, 2 5 6 10। अब हम उसको ऐसे गुणनखंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एग्जाम के समय इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो हम ऐसे ऐसे उसको गुणनखंड करेंगे। अब हम यहाँ देखो 36 है तो 12 × 36 5 दूनी 10,
12 तिया 36, 5 दूनी 10, 360 कैसे आया? इसको गुना करेंगे तो ये 360 ही आएगा। तो 12 तिया 36 इंटू 2 इंटू 5 तो कितना हो गया? 10 आ गया। अब देखो 12 को हम कर सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 3 जैसा है 3 लिख दिए, उसके बाद 2 इंटू 5। अब देखो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ कितना हो गया हमारा? 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। हम इसको तो क्या कर लिए? लिख लिए। अब हमें इसमें क्या करना है? देखो इसमें हम अब क्या करते हैं, देखो ये जिसका पावर है ना उसका पावर, जिसका जितना पावर है उसको हम लिख देते हैं, जो जितना पावर है उसके पावर इतना लिख देते हैं। अब 3 को सबसे पहले लेते हैं, 1 2, 3 2 है तो 3 के पावर कितना होगा? 2 होगा, 3 के पावर 2 होगा। अब 2 कितना है? 1 2 3, तो 2 के पावर कितना होगा? 3 होगा। और ये जो हमारा 5 है, 5 के पावर कितना है? तो 5 के पावर हो गया हमारा 1, देखो 1। अब हमें कौन सा नियम लगाना है? आपको तो पता ही होगा कि कौन सा नियम लगाना है, कि विषम मतलब जो सम है, सम के पावर को छोड़ देना है, मतलब पावर में नहीं जोड़ना है कुछ। तो सम के पावर 3 है तो 3 ही लिख दो। सम तो इसमें खाली सिर्फ 2 ही दिखता है ना, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही सम अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए इसमें 2 का पावर कितना हुआ? 3 हुआ। तो 3 में 3 जोड़ देंगे, इसमें पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। लेकिन ये जो विषम है, विषम के पावर में तो 1 जोड़ेंगे ना, 2 के पावर में 1 जोड़ेंगे प्लस 1। उसके बाद 5 है, 5 के पावर कितना है? 1 है, तो 1 में 1 जोड़ देंगे। तो अब देखो 3 हो गया ये हमारा 3। उसके बाद देखो ये 2 और 1 3, उसके बाद इंटू हो गई है, उसके बाद 1 और 1 2। अब देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। अब देखो इसमें क्या हो गया कि कुल समभाजकों की, यानी कुल समभाजकों की संख्या कितना है? 18, यानी टोटल इवन, इसको इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो फैक्टर आप ई एन एफ, तो ई एन एफ 120 का ई एन एफ कितना निकला? 360 का, 360 का ई एन एफ निकला कितना हमारा? 360 का कितना निकला? 18, यानी इवन नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप समभाजकों, आई होप कि आप समभाजकों की एवं विषम भाजकों की कुल भाजकों की संख्या को स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इससे क्या करते हैं हम, इससे आगे क्या करते हैं, ये सम भाजकों की संख्या हम जैसे लिखे कि सम का पावर 1 जोड़ देना है, तो उसी तरीके से हम जितना पढ़े हैं उसका हम पावर में क्या कर देंगे, मतलब उसका सब कुछ लिख देते हैं, डिफिनेशन उसका। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका डिफिनेशन करके आज का क्लास खत्म करते हैं। हमने ये मतलब ये क्या किया, गुणनखंड में कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या एवं विषम भाजकों की संख्या के बारे में चर्चा की। तो इससे अगले वाले पार्ट में जो बच गया है तो उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।